कि बच्चे ना देखें और ये आयला मलिक के साथ पता नहीं, बट मुझे ये पता चला है कि डेटा बहुत ज़्यादा है उसके पास। यानी ये एक आधी वीडियो तक बात नहीं ख़त्म होनी। चौधरी परवेज़ लाई रिज़ाइन करके अब फिर इनके कैंडिडेट के तौर पे सामने आ जाएं। आज़म स्वाति को तो मिनिमम 7 साल कैद हो सकती है। बाहर निकल के टार्ज़न बन जाते हैं, अंदर जाते हैं तो वो मास्क मांग रहे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माविश तबस्सुम। नाज़रीन, आजकल सियासत में सिर्फ ऑडियो और वीडियोस की गूंज है। कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है मुबश्शिर साहब। स्पेशली जब से वो हैकर बॉय टाइप कोई ट्विटर अकाउंट एक बनाया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बड़ी इस तरह की चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं। और अब कहा जा रहा है कि खान साहब की एक और नई वीडियो लीक होने जा रही है। तो सर, ये कौन करवाने जा रहा है और ये किस टाइप की वीडियो होगी और इस तरह की चीज़ें क्या आवाम के सामने आनी चाहिए? यार मैंने तो वो ट्वीट देखी है हैकर बॉय की, और उसमें वो कह रहा है कि बच्चे ना देखें और ये आयला मलिक के साथ पता नहीं ज्यादती की क्या किया, मुझे नहीं पता। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड एंड दिस इज अ न्यू लो इन आवर पॉलिटिक्स एंड पावर्स गेम्स। कौन करा रहा है लीक, ये तो मुझे नहीं पता कौन करा रहा है। हैकर है और हैकर को ही ट्रेस करना पड़ेगा। अगर किसी ने करना है तो हैकर से ही पता चलेगा। बट मुझे ये पता चला है कि डेटा बहुत ज़्यादा है उसके पास। यानी ये एक आधी वीडियो तक बात नहीं ख़त्म होनी। ये पता नहीं बेइंतहा डेटा है। बाकी अल्लाह खैर करे। तो सिर्फ खान साहब की तो नहीं होंगी ना, फिर तो और भी लोगों की वीडियोस होंगी। हाँ जी, अपना ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ उनकी हो, लेकिन ये है कि खान साहब जो हैं वो तो अब तस्लीम तो एक किस्म का कर चुके हैं ना। जब उन्होंने लास्ट अपनी वो स्पीच भी की, उनका देखें मेरे घर के फ़ोन को हैक किया हुआ था या टैप किया हुआ था, उसकी बातें निकल गई, तो वो ऑडियोज़ तो उन्होंने एकदम से कंफर्म कर दी। अब ये वीडियोज़ का बड़ी देर से वो कह रहे हैं, बड़ी देर से बता रहे हैं कि मेरी कुछ वीडियोज़ आनी है, मुझे ब्लैकमेल करेंगे। पता नहीं क्या कराना उनसे। असेंबलियाँ तो वो तोड़ना चाहते हैं, डिस्क्वालीफाई होने के वो करीब हैं, पाबंदी लगने के बहुत करीब हैं, तो और किसने क्या ब्लैकमेल करना है उनको। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि वो हमें इसलिए ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि हम इन चोरों को कबूल कर लें। कबूल तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अपना वोट लेके पार्लियामेंट में आता है और पार्लियामेंट से आगे एक जायज़ तरीके से वो आता है, उसको तो कबूल करें ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो है वहाँ पे, वो तो एक रियलिटी है। खुद इमरान जब आए थे तो बिलावल ने कहा था जी सिलेक्टेड है, तो उन्होंने भी ये कहा था। तो क्या उस वक्त असेंबलियाँ तहलील करना शुरू हो जाते कि बिलावल भुट्टो को नहीं पसंद था और उन्होंने कह दिया था कि सिलेक्टेड है। तो लोगों की पर्सनल विम्स पे तो कारोबार ज़िंदगी नहीं चल सकता। लेकिन सर, ये समझ नहीं आती, वो हैकर के नाम से जो भी ट्विटर अकाउंट है, जाहिर है वही हैक भी करता है। मतलब आज तक एजेंसीज या कोई भी इस बात का पता ही नहीं लगा सका कि कौन है ये, क्यों ये वीडियोस लीक की जा रही हैं। देखिं, ये हैरानी की बात है। और अभी तक देखें, एक आपको याद होगा कि जब पहली खबर आई थी कि डेटा हैक हुआ है, पता नहीं कितने टेराबाइट्स का, गीगाबाइट का, जो भी होता है, या बाइट्स का डेटा तो मुझे नहीं पता कितना होता है, लेकिन है। तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई थी फौरी तौर पे, और उसमें आईबी वालों को भी डाला था, कोई एफआईए वालों को भी डाला था, और कहा था कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। तो वो 1 हफ्ता तो हो गया महावेश, 1 हफ्ता तो पता नहीं कितने महीने पहले हो चुका है, तो अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आई। तो और फॉलोअप भी किसी ने नहीं किया, ना किसी जर्नलिस्ट ने फॉलो किया, ना मीडिया ने किया, ना ही गवर्नमेंट के अंदर फॉलोअप हुआ, ना ही ऑपोजिशन ने फॉलोअप किया, ना पीटीआई ने भी नहीं किया। यानी कोई चाहता नहीं बेसिकली उसको फॉलोअप करना, क्योंकि अंदर से लगता है उनको पता है कि क्या है। सर, आज इन्होंने एक और भी बात की है। ये कह रहे हैं कि एक आदमी ने हमारे साथ इस तरह दुश्मनी की जैसे मैं कोई मुल्क दुश्मन या गद्दार हूँ। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं खान साहब? गद्दार और मुल्क दुश्मन तो ये हर एक को कहते रहे हैं अपने अलावा, हर तकरीर में। अब तो खुलकर नाम भी लेते हैं। जो उन्होंने किया वो क्या मुल्क दुश्मनी नहीं थी? मुल्क की मईशत को डबोना, खारजा पॉलिसी का सत्यानाश करना, लॉ एंड ऑर्डर को तबाह करना, सी पैक को रोल बैक करना, स्टेट बैंक को गिरवी रख देना, लोकल मईशत का बेड़ा गर्क कर देना, बच्चे बच्चे की ज़ुबान से फ़ौज को, इदारों को बुरा भला कहलवाना, सियासत के अंदर पूरी कौम में पोलराइजेशन करना, तकसीम करना। तो क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं थी खान साहब की? सर, वैसे पंजाब की क्या सियासी सूरत हाल होने जा रही है? क्योंकि स्पीकर पंजाब असेंबली तो कह रहे हैं कि असेंबली अभी नहीं टूट सकती, तो यानी खान साहब अभी एक और तारीख का ऐलान करेंगे।
मेरी बात हुई है सप्तान खान साहब से, स्पीकर पंजाब असेंबली से, और उन्होंने मुझे ये कहा है कि जी कल तो खैर नहीं टूट रही, कल तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, यानी जुमे के दिन। उसके बाद वो कहते हैं यानी वो शामिल होगा, जमा होगा, तो फिर मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 7 डेज होते हैं स्पीकर के पास आईनी तौर पे। तो उस मियाद ख़त्म होने के बाद वो 1 या 2 जनवरी की तारीख हो सकती है। तो ऑब्वियसली कल तो असेंबली डिसॉल्व नहीं हो रही और ये मामला आगे जाएगा और पहली को कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने असेंबलियाँ नहीं छोड़नी, वरना आप खान साहब कहें कल केपीके तो डिसॉल्व कर देना, कम से कम शुरुआत तो करें ना, हम पता तो चले वो सीरियस है। सर कल एक और खबर सोशल मीडिया पर फैलाई गई, वो ये कि स्पीकर ने सदर आरिफ अलवी को खत लिखा है कि गवर्नर को तब्दील कर दिया जाए, लेकिन आज स्पीकर ने इस बात की तरदीद कर दी है। तो फिर झूठी खबर क्यों फैलाई गई? ये तो जिसका इंटरेस्ट है उसने ही फैलानी है ना। लेकिन बात यह कि मैं आपको पहले भी कह रहा था कि स्पीकर किस कैपेसिटी में लिखेगा आरिफ अलवी को, और वो गवर्नर को किस कैपेसिटी में चेंज करवाएगा। ठीक है ना, हम लोगों ने तो आइन को और कानून को बिल्कुल ही एक किसी घर की अपना को नौकरानी बना के रखा हुआ। तो गलत खबरें तो आपको पता ही है कि कौन फैला रहा है सोशल मीडिया पे, खास तौर पे किसका कंट्रोल है सोशल मीडिया पे, किसका जोर है सोशल मीडिया पे। लेकिन सर परवेज इलाही साहब ने गवर्नर पंजाब के कहने पर ज़ाहिर एतमाद का वोट नहीं लिया, तो उनको तो कहा जा रहा था कि डी नोटिफाई कर देंगे, लेकिन अभी तक उनको डी नोटिफाई भी नहीं किया गया। तो इसकी क्या वजूहत है? मेरा ख्याल है कि उसकी 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये है कि वो ये सोचे कि अगर इसको अभी डी नोटिफाई कर दिया सीएम को, तो इन्होंने चले जाना अदालत में और फौरी तौर पे, और वो उसको एवेल्युएट कर रहे थे, तो उनको लगा कि अदालत में शायद उनका केस वीक हो। फिर दूसरी बात यह है कि चौधरी शुजात ने फुल गो हेड अभी तक नहीं दिया, क्योंकि वो चौधरी परवेज लाई से बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि चौधरी परवेज लाई रिज़ाइन करके अब फिर इनके कैंडिडेट के तौर पे सामने आ जाएं। तो अभी काफ़ी कुछ होना है, तो जो उम्मीद है ना, क्योंकि टॉक्स हो रही हैं, तो जब तक उनका हतमी रिजल्ट नहीं आता तब तक डी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वो तो है इनके पास, तो जब मर्जी चाहे कर लें। अब सर खान साहब को खातून जज को धमकी के केस में एक बार फिर से अदालत ने तलब किया है। तो सर मुझे जहां तक याद पड़ता है खान साहब ने तो इस पर माफी नहीं मांग ली थी, उनको शायद माफी मिल भी गई थी। वो एडिशनल जज सेशन जज जो ज़ेबा बीबी थी, ऑनरेबल जज साहिबा, उनको इन्हें धमकी दी थी, उसके बाद गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी थी, और उसमें इन्होंने कहा था मैं शर्मिंदा हूँ, नादिम हूँ। और बाद में उनके वकील हामिद खान ने भी आके मीडिया में यही कहा था कि खान साहब ने कोई माफ़ी नहीं मांगी, शर्मिंदगी का इजहार किया या नदामत का इजहार किया। तो देखें, जब आप कोर्ट से अपोलोजाइज करते हैं ना, तो आप कहते हैं कि अनकंडीशनल अपॉलोजी है, एंड आई सरेंडर माई सेल्फ टू द कोर्ट, कि कोर्ट की जो भी मर्जी होगी मुझे मंजूर है। तो वो नहीं कहा उन्होंने। तो ऑब्वियसली अगर वो टेकअप हुआ है तो फिर मैं ख्याल 18 जनवरी को शायद उनको बुलाया गया दोबारा उस केस में। खान साहब के लिए भी इस केस में भी मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा। सर आजम सवाती साहब की जमानत खारिज हुई, उसके बाद शहबाज गिल के भी वारंट गिरफ्तारी एक बार फिर से जारी कर दिए गए हैं। तो तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर कहेगी कि ये इंतकामी सियासत है, तो ये है तो अगर देखा जाए तो इंतकामी सियासत ही। क्यों महावेश, इंतकामी क्यों है? आप मुल्क को गालियां देते रहे, आप अपने ट्वीट्स में आप फौज को बुरा भला कहते रहे, आप फौज में डिवीजन की बातें करें, आप प्रेस टॉक करें उसके बारे में, और वो कवानीन जो हैं, मुरव्वजा कवानीन जो हैं पाकिस्तान के, वो उनकी खिलाफ वर्जी करे। और ये वो कवानीन है कि जो खुद पीटीआई ने अपनी गवर्नमेंट में बनाए थे। ये आगे पीछे की बात नहीं मैं कर रहा, मैं जो उन्होंने बनाए थे उनके तहत यानी उनको चार्ज किया जा रहा है। तो अब मासूम बन गए, चुनचुने बन गए, चूचे बन गए। तो आजम स्वाति को तो मिनिमम 7 साल कैद हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल भी हो सकती है। और शहबाज गिल जो हैं, इनके लिए भी बहुत बुरा वक्त आ गया, इनको भी अभी सबक मिलना है, क्योंकि बाहर निकल के भी ज़ुबान खोलते रहे भाई साहब। बाहर निकल के टार्जन बन जाते हैं, अंदर जाते हैं तो वो मास्क मांग रहे होते हैं। अब आपको याद है? जी। लेकिन सर ये सब इसलिए करवाया जा रहा है कि ताकि ये जो असेंबलियां टूटने वाला एक ज़ाहिर शोशा छुटा हुआ है, ये जरा साइडलाइन हो जाए और ध्यान सारा इस तरफ चला जाए। नहीं, ये शोशा नहीं है, ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं और नेशनल सॉवरेनिटी के ऊपर है, आपके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है। तो असेंबलियां तोड़नी है तो अभी तक तोड़ी तो नहीं ना। एक ये तो खान ने तोड़नी है ना, खान को बताए ना, रोज अपना वो एक सर्कस चला रहा है, आज ये ऐलान कर रहा है तो कल वो ऐलान कर रहा है, केसेस में उलझा दिया जाए ताकि सारा ध्यान खान साहब का इस। नहीं, खान साहब ये चाह रहे हैं कि वो असेंबलियां तोड़वा दें या इलेक्शंस पे ले जाएं, ताकि उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो परसू ना हो
और उनकी समात ना हो, वो पूरी जो कोशिश है वो सिर्फ है ही ये कि मैं इन केसेस तक ना जा सकूं, उससे पहले मैं अंडर प्रेशर रखूं। तो ठीक है, केसेस चलते रहेंगे और खान साहब के कहने पे असेंबलियाँ नहीं टूटेंगी, ये भी मैंने आपको कब से कहा है। असम्बलियां तो टूटने का कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, असम्बलियां टूट रही हैं नहीं टूट रही, लेकिन एक सियासी माहौल अजीब सा हुआ हुआ है। बिल्कुल हुआ है अजीब सा, बड़ी कंफ्यूजन है इसमें। सर, काफ लीग ने कामिल अली आगा साहब को पार्टी ओहदे से हटा दिया है, आपके ख्याल में ऐसा क्यों किया गया? कामिल अली आगा साहब जो थे ना, उनको देखें, काफ लीग जो रजिस्टर्ड जमात है उसके सरबराह तो चौधरी शुजात हुसैन है। तो तारिक बशीर चीमा साहब ने इसमें बरमला बता भी दिया कि उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के ख़िलाफ़ काफ़ी गुफ्तगू की है और काफ़ी इंसल्टिंग टॉक की है, तो किसी को नहीं बर्दाश्त, उन्होंने उसके तहत उनको हटा दिया। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पार्लिमानी लीडर हैं, तो वो काफ लीग के फैसले तो नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन में तो चौधरी शुजात के नाम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो रजिस्टर हुई हुई है। तो अब ना सिर्फ उन्होंने उनको सेनेटरशिप से ख़त्म किया है बल्कि उनकी बुनियादी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी है। तो कामिल अली आगा जो हैं अब वो सेनेटर नहीं रहे और चेयरमैन सेनेट को, क्योंकि उन्होंने ख़त लिख दिया चौधरी शुजात की तरफ से कि जी ये हमने इनकी बुनियादी रुकनीत कैंसिल कर दी है, तो अब उस सीट पे नया इलेक्शन होगा वंस दैट इज ट्रू। लेकिन सर, चौधरी शुजात साहब की भी वैसे समझ नहीं आ रही कि वो किस साइड पर हैं, वो खान साहब की साइड पर हैं या फिर वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ? नहीं, वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ है। वो खान साहब की साइड पे क्यों होंगे? चौधरी परवेज इलाही खान साहब की अपनी साइड पे हैं, ना वो खान साहब की साइड पे है ना वो अपना हुकूमती इत्तेहाद की साइड पे है। वो सिर्फ चाहते हैं कि तो चौधरी परवेज इलाही साहब चौधरी शुजात साहब के साथ हैं। मेरा ख्याल है वो अपने साथ है। नहीं तो लेकिन उन्होंने आज कहा है, परवेज इलाही साहब ने कहा है कि इमरान खान हमारे लीडर हैं, उनकी आवाज पर लबैक कहेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने लीडर के बारे में ही कहा था ना कि इसके नैपियां हम बदलते रहे हैं, और उसी को अभी नई बात बता रहा हूँ, वार्निंग दी थी ना निकलवाना और सड़कों पे कि अगर अभी उन्होंने ये भी तो कहा था ना कि अगर अब इसने जन बाजवा को कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा और मैं जवाब दूंगा फिर उस सारी बात का। जी हाँ। वो अभी अपने लीडर के मुतालिक ही कहा था। मैं क्या कहूँ, इन लोगों का कॉल और फेल में कोई फर्क ही नहीं है। सर, वो इस तरह की बातें भी कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ भी बैठ जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती इनके, मतलब फिर उसके बाद इख्तिलाफात के बाद एकदम से दोस्ती कैसे हो जाती है? मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एंड इंटरेस्ट, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एंड इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह के। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा आईनी लिहाज से शदीद बहरान का सामना कर रहा है। पंजाब के दो सियासी बुर्ज आपस में दस्तों गिरेबान। सूबे का गवर्नर और वजीर आला एक दूसरे के इख्तियारात को तस्लीम करने से इनकारी। राना सनाउल्लाह का कहना है कि आईनी लिहाज से इस वक्त परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे। गवर्नर पंजाब के खत को पढ़कर समझ में नहीं आता बंदा हंसे या रोए। अब देखना ये होगा कि हवस इक़्तिदार का ये खेल कहाँ जाकर इख्तिताम पजीर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा यानी पंजाब इंतज़ामी और आइनी लिहाज से शदीद बहरान का सामना कर रहा है, जिसकी वजह सिर्फ इक़्तिदार का नशा और अना की तस्कीन है। पंजाब के दो सियासी बुर्ज आपस में दस्तों गिरेबान। सूबे का गवर्नर और वज़ीर आला एक दूसरे के इख्तियारात को तस्लीम करने से इनकारी, जिसका खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं और मुल्क भुगत रहा है। गवर्नर के अहकामात पर कल वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने ना ही एतमाद का वोट लिया और ना ही इजलास तलब किया, जिसके बाद कल रात गए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इसे गैर आइनी करार दे दिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की गुज़श्ता रोज़ की रूलिंग को गैर आइनी करार दे दिया। गवर्नर ने आइन के आर्टिकल 130 की शक 7 के तहत हुक्म सादर किया, जिसमें कहा गया है कि आइन का दिफा और कानून की पासदारी स्पीकर की जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि स्पीकर आइनी जिम्मेदारी की अदायगी में ज़ाती पसंद को मलहूज़ खातिर ना रखें। स्पीकर ईमानदारी और गैर जानबदारी से अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के पाबंद हैं। उनका मज़ीद कहना था कि स्पीकर ने आइन के तहत हलफ उठाया, इसे इनहराफ नहीं कर सकते। स्पीकर ने रूलिंग में गैर कानूनी नुकात उठाए हैं और हाई कोर्ट केस और मंजूर भट्टू केस की गलत मिसाल दी है।
अलबत्ता गवर्नर पंजाब के नए डिक्लेरेशन के लिए गवर्नर हाउस में इजलास जारी है और एक ख़बर ये भी है कि आज किसी न किसी वक्त में ये ऐलान हो जाएगा कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया है। इस हवाले से वफाकी हुक्मरान जमात के रहनुमा का कहना था कि आइनी लिहाज से इस वक्त परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कल एतमाद का वोट नहीं लिया, अब वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को कल तक एतमाद का वोट लेने का कहा था, लेकिन उन्होंने कल एतमाद का वोट नहीं लिया, लिहाजा आइन के तहत परवेज़ इलाही अब वज़ीर आला नहीं रहे। गवर्नर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है। उनका कहना था गवर्नर पंजाब आइन के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे ही गवर्नर पंजाब ऑर्डर जारी करेंगे इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। फैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में गवर्नर वफाकी हुकूमत को सूबे में गवर्नर राज लगाने का कह सकता है। इस सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था सदर वज़ीर आज़म की हिदायत के बगैर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए गवर्नर को शेड्यूल भी देना होगा। राना सनाउल्लाह का कहना था हमने इलेक्शन से फ़रार की कोशिश नहीं की, इलेक्शन की भरपूर तैयारी कर रखी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तारीखें देने को मुनासिब नहीं समझता। नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, उन्होंने कहा उन्होंने जब भी वतन वापस आना होगा उसकी तारीख वो खुद देंगे, लेकिन हमने उनके इस्तकबाल की भी भरपूर तैयारी कर रखी है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी अब इस हवाले से खुल के बयान देना शुरू कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत की तर्जमान मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि पंजाब में अगर कोई गैर आइनी इक़दाम उठाया गया तो आइन शिकनी का मुकदमा होगा। एक बयान में तर्जमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि गवर्नर के पास वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का इख्तियार नहीं और गवर्नर के पास असम्बली सेशन के दौरान असम्बली इजलास बुलाने का भी इख्तियार नहीं। तर्जमान ने कहा कि राना सनाउल्लाह कल के अपने बयान से भाग चुके हैं। अगर कोई गैर आइनी कदम उठाया गया तो इन पर आइन शिकनी का मुकदमा होगा। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब को तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हमायत हासिल है और आज गवर्नर हाउस के बाहर अवामी इत्तेमाद का फैसला हो जाएगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि काफ लीग सियासी तौर पर हमारी तहादी रहेगी, जबकि इमरान खान और परवेज़ इलाही में कोई दूरियां नहीं हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान में कोई है जो यकीन रखता है कि अचानक वज़ीर आला पंजाब अपनी अक्सियत खो बैठे हैं। अचानक उनको याद आया कि वज़ीर आला पंजाब की तो अक्सियत ही नहीं। गवर्नर पंजाब के ख़त को पढ़कर समझ में नहीं आता कि बंदा हंसे या रोए। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही बारहा कह चुके हैं कि वह इमरान खान के साथ खड़े हैं और उनमें और इमरान खान में कोई दूरियां नहीं हैं। सियासी तौर पर हम काफली के इत्तेहादी हैं और फैसला हो गया है कि आगे भी रहेंगे। असद उमर का कहना था कि ये लोग इमरान खान और अवाम के पास जाने से भी खौफजदा हैं। इनको समझ में आ चुका है कि इमरान खान से सियासी मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये लोग पहले कराची और हैदराबाद के इलेक्शन से भागे, ये सियासी मैदान और अदालतों से भी नाकाम हुए। उन्होंने इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की। उन्होंने पहले जून में तरमीम की और यूनियन काउंसिल्स की तादाद बदल दी। इनका मकसद इलेक्शन ताख़ीर करना था। PTI रहनुमा ने मज़ीद कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सकता था सब नज़र आ रहा है। हुकूमत ने खुल्लम खुला आइन और कानून पामाल करना शुरू कर दिया है। अदालती फैसले के बावजूद हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात की राह में रुकावट डाल रही है। खौफ इस बात का है कि कहीं इन्हें अवाम के पास जाना ना पड़ जाए। साबिक वज़ीर का कहना था कि तोशा खाना केस का फैसला खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली मिसाल है। उन्होंने कहा तमाम हरबे इस्तेमाल किए लेकिन सियासी और कानूनी तौर पर इनके तमाम हरबे नाकाम हुए हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की तरफ देख रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट या किसी बैरून की तरफ नहीं देख रहा। असद उमर ने कहा कि मुल्क में डॉलर्स की कमी ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी। सफारत खाने के मुलाजमीन को देने के लिए डॉलर्स नहीं है। उनका कहना था 8 माह में कौन सा ऐसा इल्ज़ाम था जो इमरान खान पर नहीं लगाया गया, लेकिन चेयरमैन PTI की मकबूलियत 30% से बढ़कर 60% तक पहुंच चुकी है। जितने वो इल्ज़ामात लगाते हैं इमरान खान की मकबूलियत इतनी बढ़ जाती है। हर इल्ज़ाम झूठा साबित होने पर इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है। रहनुमा PTI शफकत महमूद ने तस्दीक की है
कि परवेज़ इलाही यूं ही इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने इस हमायत के बदले पंजाब में सूबाई असम्बली की 30 और कौमी असम्बली की 15 नशस्तों पर एडजस्टमेंट मांगी है। रहनुमा PTI शफकत महमूद ने काफ लीग की जानिब से 45 सीटों पर एडजस्टमेंट के मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। निजी TV से गुफ्तगू में शफकत महमूद का कहना था कि काफ लीग ने जिन 45 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा किया, इनकी तादाद में रद्द-बदल हो सकता है। शफकत महमूद ने जुमे को पंजाब असम्बली टूटने के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद ना आती तो असम्बली जुमे को टूट जाती। अब पहले तहरीक के मामले तय होंगे, फिर असम्बली तोड़ने की बारी आएगी। ख्याल रहे कि इमरान खान ने 23 दिसंबर को पंजाब और KP असम्बली तोड़ने का ऐलान किया था और कहा था कि अरकान कौमी असम्बली भी इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश होंगे। ताहम अब ये खबरें आई हैं कि ना 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली तोड़ी जाएगी और ना ही PTI के अरकान कौमी असम्बली स्पीकर के सामने पेश होंगे। पंजाब की सियासी रस्साकशी के साथ साथ तहरीक इंसाफ को अपनी बदजुबानी का खमियाजा अदालतों से भी भुगतना पड़ रहा है। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने मुतनाज़ ट्वीट केस में PTI रहनुमा आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। स्पेशल जज सेंट्रल आज़म खान ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया है कि आज़म सवाती ने मुसद्दिका ट्विटर अकाउंट से रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिश की। आज़म सवाती ने रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर मबनी ट्वीट्स मुतअद्दिद बार की। उन्होंने आवाम को इदारों के खिलाफ उकसाया। फैसले में कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के खिलाफ आज़म सवाती की ट्वीट को कई लोगों ने रीट्वीट किया। आज़म सवाती पर लगी दफात पर कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। फैसले में मज़ीद कहा गया है कि इससे कबल आज़म सवाती पर रियासती इदारों के खिलाफ बयान देने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बार बार रियासती इदारों के अफसर के खिलाफ ट्वीट की। आज़म सवाती ने एक ही जुर्म को दोहराया, लिहाजा इनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज की जाती है। अब देखना ये होगा कि हवस इक़्तिदार का ये खेल कहाँ जाकर इख्तिताम पजीर होता है। लगता यूँ है कि दिसंबर अभी मज़ीद मामलात सामने लाएगा। हम आपसे लेते हैं इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके तज्ज़िये जो है ना वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होते जा रहे हैं और इसी वजह से आज मुझे बड़ा इंतज़ार था। मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कि अब आगे जो है वो हालात किस करवट बैठने वाले हैं। तो ये जो आप गवर्नर हाउस के बाहर PTI मुजाहिरा कर रही है, तो बताइएगा कि इसका कोई फ़ायदा होगा उनको या नहीं होगा? इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि असेंबली जो है, अगर मौजूदा सिचुएशन जो है वो सारे फ्री कैंट को ना सूट कर रही है। यानी इमरान खान साहब ये कहेंगे कि देखिए मैं तो असेंबली तोड़ने लगा था, तो इन चोरों और डाकुओं ने जो है नहीं तोड़ने दी, इन्होंने उसमें फटा डाल दिया। ठीक है, PMLN कहेगी कि ये असेंबली तोड़ना चाहते थे और हमने नहीं तोड़ने दी, हम इसलिए जीत गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कहेगी कि जनाब ये हमें इक़्तिदार से निकालना चाहते थे, हम इक़्तिदार से नहीं निकले इसलिए हम जीत गए। पीपल्स पार्टी कहेगी। तो ये अभी जो PMLN के, ठीक है आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी जी, और आखिर में पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब ये कहेंगे कि देखिए हमने पंजाब के अंदर एंट्री डाल दी थी, तो हमने किस तरह मूवर एंड शेकर और किंग मेकर का किरदार अदा किया पंजाब के अंदर। तो मौजूदा जो गैर यकीनी की सूरत हाल है या जो इन्होंने फर्स क्रिएट किया हुआ है आईनी तौर पे भी और इंतजामी तौर पे भी, ये चारों पार्टियों को इक्वली सूट कर रहा है, इक्वली फेवर कर रहा है। इसलिए वो इस सिचुएशन को एंजॉय करना चाहेंगे, प्रलॉन्ग करना चाहेंगे। अब आप उस सवाल पूछिए जो आप पूछने लगे थे।
तो सर जो आप कह रहे हैं कि इस सिचुएशन पर लॉन्ग करना चाहते हैं, तो क्या यही वजह है कि जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने, वरना तो बड़ा एक जो है वो दबंग किस्म का बयान दिया था कि अगर ये एतमाद का वोट नहीं लेते तो हम तो डी नोटिफाई कर देंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो क्या इसके पीछे यही एक वजह थी? देखिए, लेटर जो है ना अपना डी सीट करने का या उनको चीफ मिनिस्टर को वो लिख के रख लिया गया है। मुझे उस लेटर का तो फिर ये लेटर रुकवाया किसने? मैं यही अर्ज कर रहा ना, वो लेटर की इस यकीन दहानी करवाने के लिए कि गवर्नर साहब ने लिख लिया हुआ है, मुझे उसके कवरिंग लेटर का अक्स भी भिजवाया गया है जो मेरे इसी मोबाइल में जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन मैंने कहा कि ये जारी किसने करना है भाई? उन्होंने कहा कि जी हमने बस, अब आप देखिए अनकरीब ये जारी होगा, आप ब्रेकिंग न्यूज देखेंगे, आपको सिर्फ एहतियातन एडवांस में पहले भिजवा दिया कि ताकि आपके पास उस वक्त सनद हो। तो लेटर तो वो लिखा जा सकता है जिसके के अंदर उन्होंने करना, लेकिन नहीं भिजवा पा रहे क्योंकि कानूनी मुशगाफियां आड़े हैं। मेरा ये ख्याल है कानूनी मुशगाफियां आड़े नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक मकसद था कि जुमे को असम्बलियां ना तोड़ सके इमरान खान, और जो कि वो नहीं तोड़ सकेंगे। अब आ जाइए इसके ऊपर, ये जो मुजाहरा करने जा रहे हैं, देखिए ये मुजाहरा इस वजह से सिग्निफिकेंट होगा, या ये यहाँ पे जो खिताब होगा इमरान साहब का वो इस वजह से सिग्निफिकेंट होगा कि जब से उनकी जो नाजेबा ऑडियोज आई हैं उसके बाद उनका पहला खिताब हो, और कुछ जो वाकफाने हाल हैं जो पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर को समझते हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर इसके अंदर इमरान साहब ने जनाबे कमर जावेद बाजवा साहब, भाई उनका कहना है, मैं तो आपको सिर्फ खबर देने का राजी हूँ, बाद में आपने मेरा नाम नहीं लेना कि रईस साहब ने क्या थी। उनका ये ख्याल है कि अगर जनाबे इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम उन्हीं अल्फाज में लिया जिसमें वो अपने ले रहे थे, तो फिर हो सकता है वीडियो भी आ जाए। लेकिन अगर वो मुहतात रह गए या उन्होंने उनका जिक्र उन अल्फाज में नहीं किया, और आपको पता है कि अब उन्होंने एक और भी करैक्टर ढूंढ लिया है, और वो करैक्टर है पाकिस्तान के अमेरिका में रहने वाले साबिक सफीर डॉक्टर हुसैन हक्कानी साहब। तो हुसैन हक्कानी साहब को नया जो है वो क्या होता है के तौर पे पीटीआई ने इंट्रोड्यूस करवाया है, और उनके खिलाफ। लेकिन सर आपने हुसैन हक्कानी साहब की बात की, जब छेड़ी दी और बाजवा साहब की, तो उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि जी उनको कोई $30 लाख दे के जो है ये इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई। तो $30 लाख तो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, और इमरान खान साहब के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो तो इससे डबल दे के दोबारा भी अपनी हुकूमत बनवा सकते हैं। तो वो ये रास्ता क्यों नहीं अपना लेते? इतनी मुश्किल में जो आवाम को डाला हुआ है, अपने आप को डाला हुआ है, गोलियाँ भी खा ली, सारा कुछ कर लिया, तो इतनी मुश्किल में अपने आप को डालने की जरूरत क्या है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक खबर छपी है कि जब जिस वक्त 9/11 हुआ था, तो उस वक्त एक साहब जो थे वो पाकिस्तान के अंदर CIA के स्टेशन हेड थे, और वो साहब जो थे वो उन्होंने जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने किताब भी लिखी। आजकल उन्होंने एक कंपनी बनाई हुई है, पब्लिक रिलेशन की कंपनी, इमेज बिल्डिंग की कंपनी, इमेज बिल्डिंग और पब्लिक रिलेशन की कंपनी बनाई हुई है। तो वो उस कंपनी के प्लेटफॉर्म से जो है वो इमेज बिल्डिंग करते हैं पीटीआई की। पीटीआई ने उनके साथ $25,000 पर मंथ का मुआहदा किया हुआ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, $25,000 पर मंथ का मुआहदा किया हुआ है उनके साथ। अब उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो एक डाटा अपीयर हुआ है, और अनवर इकबाल साहब जो डॉन के वहां पे बड़े पुराने सीजन कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने रिपोर्ट किया है, और उस डाटे के अंदर ये बात मेंशन है कि वो जो CIA के हेड हैं जिनकी कंपनी है इमेज बिल्डिंग की, उन्होंने $30,000 जो है, 30 लाख मैं कह गया हूँ, $30,000 जो है वो हुसैन हक्कानी साहब को मीडिया रिसर्च के लिए अदा किए हैं। हुसैन हक्कानी साहब जो है वो कल से हर मीडिया आउटलेट को इसका डिनाइल भेज रहे हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत खबर है। लेकिन इस खबर की बुनियाद के ऊपर पीटीआई के जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने धड़ाधड़ जो है वो यूट्यूब्स बना के, अपने वो व्लॉग्स बना के तो शोर मचा दिया कि हुसैन हक्कानी ने
कप्तान की हुकूमत $30,000 के इवज गिराई। तो मेरा मतलब है कि $25,000 पर मंथ आप उन साहब को दे रहे हैं और $30,000 आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करके एक बंदा अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर गया। तो यार मेरा मतलब है कि कोई आर्गुमेंट का कोई सिर पैर होना चाहिए ना। आप हुसैन हक्कानी साहब तो है ना, वो भी लॉबिस्ट है ना, आप उनको $50,000 दे और अपनी हुकूमत बहाल करवा रहे, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि वो हो जाएगा। तो बहरहाल हक्कानी साहब जो है वो लाइमलाइट में आए हुए हैं। मुझे लगता है कि हुसैन हक्कानी अगले पंचिंग बैग होंगे पीटीआई के। लेकिन सर हुसैन हक्कानी के लाइमलाइट में आने के बाद ना एक जो थोड़ी खबर पीछे चली गई है, जिसको मैं चाहूँगी कि उस पर आप ज़रा दोबारा रोशनी डालें, वो है नवाज शरीफ साहब की वापसी की। तो अभी तक नवाज शरीफ साहब ने वो जो टिकटें बुक करवाई थी वो वहीं पे कायम हैं या उसमें कोई तब्दीली आ गई है? मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, आप वो व्लॉग निकाल के सुनिएगा, मैंने कहा ये एक बार्गेनिंग चिप है, ये एक थ्रेट है कि अगर तुमने असेंबलियां तोड़ी तो मैं वापस आ रहा हूं और मैं आगे। मैंने बिल्कुल इसीलिए ही आपको ये बात दोबारा याद करवाई है। जी 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 जी। अब चूंकि असेंबलियां नहीं टूट रही, या कम से कम अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टियों में, दोनों फ्रीकैन में यही है कि असेंबलियां नहीं टूट रही, इमरान खान साहब का धमकी का मकसद भी पूरा हो गया। तो अब चूंकि ये असेंबलियां नहीं टूट रही तो इसलिए जनाब नवाज शरीफ साहब भी वापस नहीं आ रहे। ये मेरा तजिया है, मैंने पूरे फैक्ट्स को देख के तो ये रिजल्ट अखज किया है कि वो इमरान नवाज शरीफ साहब का जो नंबर जारी करना और जगह जारी करना कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 21 और डेट भी जारी कर देना कि फलां तारीख को आ रहा हूँ, ये बेसिकली थ्रेट किया गया था इमरान खान साहब को। पता नहीं इमरान खान साहब जो है इससे थ्रेट होते हैं या नहीं होते, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मकसद उसका यही था और उनका वो मकसद मुझे लगता है कि हासिल हो गया। मतलब इसका मतलब यह है कि जो PMLN के जो कारकुन है वो ज़रा ठंडे होकर बैठ जाए, नवाज शरीफ साहब या मरियम बीबी जो है वो अभी वापस नहीं आ रही और इलेक्शन होने में काफ़ी टाइम है। हाँ, इलेक्शन अगर अक्टूबर में होंगे तो नवाज शरीफ साहब जो है वो अगस्त सितंबर में वापस तशरीफ लाएंगे। हो सकता है 14 अगस्त को वापसी कर लें तो अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो, क्योंकि फिलहाल तो असेंबली नहीं टूटने जा रही, पंजाब असेंबली की ना पंजाब असेंबली टूटने जा रही है। और पीटीआई के वुज़रा ने आज कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया पीटीआई KPK के वुज़रा ने कि जनाब पंजाब असेंबली अगर नहीं टूट रही तो कोई हमारी असेंबली की तरफ ना देखे। हाँ वो जाहिर बात है, फिर उनको पॉलिटिकली कोई ऐसा फायदा भी नहीं है कि वो KPK की असेंबली तोड़े। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, खबरदार किसी ने हमारी असेंबली की तरफ मुंह उठा के देखा तो वो उन्होंने प्रेस कर दी है। तो इसका मतलब है कि ना पंजाब असेंबली फिलहाल जुमे वाले दिन टूट रही है, ना KP असेंबली टूट रही है। तो अगर सर असेंबली भी कहीं नहीं जा रही, नवाज शरीफ साहब भी वापस नहीं आ रहे, कोई चीज़ नहीं हो रही, लेकिन जो एक अपडेट हो रही है वो ये है कि वो जो नवाज शरीफ साहब की एक सबसे पिछली तस्वीर आई थी जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी ना, वो नजम सेठी साहब के साथ थी। तो और किसी का काम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन नजम सेठी साहब जो है ना वो तो वापस आ रहे हैं और वो PCB संभालने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी जो है वो रीन्यू हो रही हैं वो चीज़ें जो इमरान खान साहब ने चेंज की थी और अब वो दोबारा से वो एक रिवर्स गेयर लग गया? एक बड़े प्रोमिनेंट आदमी है PMLN के, तो मैंने वो कहने लगे कि जनाब देखें नजम सेठी का, मैंने उनको फोन किया ना, मैंने कहा वो भी गए हुए थे पिछले दिनों लंदन में, मैंने कहा यार देखें आप नजम सेठी साहब का काम हो गया है और आप भी लंदन गए थे टिकट फाड़ के कोट शोट पहन के, मियां साहब को आपने हाजिरी भी लगवाई थी, भी खिंचवाई थी, आपका काम नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो कश्ती में जाके उनके साथ लेटे भी थे ना, मैं तो कश्ती में नहीं जाके लेट सका। बिल्कुल। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि क्या सूरत हाल थी। मैं ये कह रही थी कि इस तरह से सहाफ़ियों का जो है वो पहले उनके ऊपर तनकीद करते रहना और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो है वो तनकीद करते रहते थे, अंदर की खबरें देते रहते थे, लेकिन फिर जब उनको मौका मिला तो ये बेनिफिट हासिल करके ओहदा हासिल कर लेना, फिर जब ये हुकूमत चली जाएगी तो वापस मीडिया में आ जाना। तो ये जो एक वो जंपिंग कैसल इन्होंने बनाया हुआ है, तो आपको लगता है कि इज़ इट फेयर? देखिए इसके ऊपर बात होनी चाहिए ना, इसके ऊपर बात हो भी रही है, दुनिया भर के अंदर है। जर्नलिस्ट जो हैं वो चूंकि पावर कॉरिडोर्स को कवर करते हैं तो पावर कॉरिडोर के इतने करीब चले जाते हैं कि वो उसका हिस्सा भी बन जाते हैं। और जो है वो ओबामा's वार जो है वो इतनी बड़ी किताब है, चार्ली विल्सन
जो चार्ली विल्सन साहब हैं, वो बेसिकली तो जर्नलिस्ट थे, लेकिन वो पावर का हिस्सा हो गए, फिर वहां से अलग होकर उन्होंने किताबें लिखी हैं और अपने रिपोर्ट इतने बनाए थे। तो कहने का मतलब था कि दुनिया के अंदर ये जर्नलिस्ट ये काम करते रहते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि हुकूमतें आने और जाने का कोई रेगुलर सिस्टम नहीं है, तो ज्यादा तेजी से हुकूमतें आती और जाती हैं, तो इसलिए इस तरह के लोगों को ज्यादा तेजी से आना और जाना पड़ता है। नजम सेठी साहब का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कि वो श्रीलंकन टीम पे हमले के वक्त जो पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म हो गई थी, उन्होंने उसको बहाल किया, PSL शुरू किया, अरबों रुपए की वो जो क्रिकेट इंडस्ट्री थी वो उन्होंने की और वो इसको क्रिकेट को वापस लेके आए। ये तो उनका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मसला ये है कि वो पावर कॉरिडोर में एंट्री के लिए उन्होंने जर्नलिज्म को इस्तेमाल किया है। इस हवाले से उन पर तनकीद हो सकती है, और लेकिन इस बात को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि जितना अरसा वो PCB के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने उतना अरसा जो था वो सहाफत नहीं की, और उन्होंने सहाफत के अंदर कुछ नहीं किया, और वो सिर्फ उन्होंने चेयरमैन ही किया है। देखिए, 2-3 चीजें हैं जिसके लिए नजम सेठी का आना बहुत जरूरी था। उसमें सबसे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो इमरान खान साहब ने आते ही टोटली बैन कर दी थी, खत्म कर दी थी। डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी गई थी और कहा था कि हम रीजनल क्रिकेट शुरू करेंगे, जो वो नहीं कर पाए, और उसकी जगह कहा गया कि PSL शुरू हो गया। PSL कमर्शियल क्रिकेट है, तो वो उन्होंने खत्म कर दिया। इसके अलावा जब इमरान खान साहब ने स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ महकमों के या मुख्तलिफ जगहों के खत्म किए, तो उसके नतीजे के अंदर हॉकी तो बिल्कुल ही मर गई, और ले दे के वॉलीबॉल और ये हमारे रह गए थे, ये भी खत्म हो गए, क्योंकि डिपार्टमेंट्स मुलाजमी खिलाड़ियों को नौकरियां दिया करते थे, जिसके नतीजे में वो खिलाड़ी के लिए तगोदो करते थे। वो जब इंसेंटिव खत्म हुआ, तो जिसके नतीजे में खेलों को बहुत ज़ोफ पहुंचा है, तो ओवरऑल वो जो इकदाम था वो अनडू किया गया है इस हुकूमत के लेवल के ऊपर। तो नजम सेठी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक नुक्ता नजर है, उनके ऊपर इतराज हो सकता है, लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सर, प्रोग्राम के आखिर में, इस व्लॉग के आखिर में मैं आपसे चाहूँगी कि अफ़गानिस्तान के हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा कि सुना है कि वहाँ पे भी जो मुज़ाकरात चल रहे थे उनमें भी कोई एक अहम पेशरफ्त हुई है, और उसका जो है वो आने वाले दिनों में कोई बेहतर रिजल्ट सामने आ सकता है। नहीं, बेहतर रिजल्ट सामने आ गया है। पाकिस्तान का उलमा का वफ्द भी गया था मिलने के लिए। जो हमारा सरकारी तौर पे राब्ता हुआ है उसमें बहुत सारी गलतफहमियां जो हैं वो हमने दूर की हैं। एक तो हमने अपने घर को साफ किया है, दूसरा वो गलतफहमियां दूर की हैं, और बहुत सी हासिल वाली चीजें भी हैं। जैसे हमने उन्हें कहा कि देखिए आपने हमारी तरफ जो है वो फायरिंग की है, आर्टिलरी फायरिंग की है, तो उन्होंने कहा कि जी वो हमें अमेरिकियों की बंदूकें हाथ लगी हैं, बंदूकों से मुराद वो हाथ लगी हैं, वो हमें पता ही नहीं, हमने तो अभी रखी थी तो वो चल गई। ठीक है, हालांकि उसके नतीजे के अंदर ये तो वो इंडिया वाला जवाब हुआ कि वो तो जहाज सिर्फ चेक कर रहे थे और वो चल भी गया था। इन्होंने और यहाँ के गिरा था। पाकिस्तान की तरफ भी जो लोग मारे गए उसके नतीजे में वो अफगान नेशनल थे, वो अफगानिस्तान जाने के उम्मीदवार थे, जो इधर भी वो बेचारे जो है वो अपनी जान से गए। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई सेंट्रलाइज्ड आर्मी नहीं है, हम गुरिल्ला वार लड़के हटे हैं, और उसके नतीजे में हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप्स के साथ जब आप नेगोशिएट कर रहे हों, या जब आप लेन देन कर रहे हों, या जब आपके साथ वो आकड़ जाए, तो आप कम से कम हमें लूप में ले लिया करें, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी है और डिसिप्लिन फोर्स है, उसका तो उनके पास नहीं है। इसके अलावा हमने कहा कि जो आपने पाकिस्तान का झंडा जो है, पाकिस्तान का जो नक्शा है, वो काबुल में एक जगह के ऊपर आपने अपना अफगानिस्तान जो है वो अटक तक शो किया हुआ है, तो इस पे भी उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि नहीं, हम वो अभी नक्शा तब्दील करते हैं, हमारे कोई ऐसे अज़ाइम नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। एक बात जिसके ऊपर उन्होंने जो है वो थोड़ा सा हमें सोचने की दावत दी है, वो ये है कि हमने उन्हें कहा कि आप TTP के ऊपर फौरी तौर पे क्लैंप डाउन करें और पाबंदी लगाएं। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हमने TTP के ऊपर पाबंदी इस तरह लगा दी तो वो दाइश में शामिल हो जाएंगे और ज्यादा लीथल हो जाएंगे, तो लिहाजा इसका कोई दरमियान का रास्ता निकालें कि ये दाइश में ना जा सके और आपके लिए भी नुकसान देना हो सके, और इनको हम अनडू कर लें। सारी बातें उन्होंने हमारी मानी, एग्री किया है। कुछ हमसे भी उन्होंने कहा है कि जी आप थोड़ा सा, एक आध पॉइंट उनका था उसके ऊपर उन्होंने हमें भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी गौर कर लें। लेकिन अब इंशाल्लाह आपको अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो एकदम हुआ था कि महदूद लेवल की जंग शुरू हो गई है,
वैसा कोई काम नहीं होगा और आपको अमन जो है उसकी इतलात वहां से मौसूल होंगी। अल्लाह करे कि ये अफ़गानिस्तान वाले मामले में भी अमन की इतलात मौसूल हों और जो पाकिस्तान के अंदर जो स्पेशली हमारे पंजाब में सूरत हाल बनी हुई है इसमें भी कुछ अमन हो जाए ताकि आम आदमी को भी कुछ रिलीफ मिल सके। तो नाज़रीन, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। टीम कुरैशी साहब बड़े मोहतरम भाई हैं, बड़ा प्यारा भाई है, बस गुमराह है, अल्लाह करे सीधे रास्ते पे आ जाए। हमारा तो मुतालबा ही ये है। हम डायलॉग करना चाहते हैं, किसने कहा डायलॉग नहीं, लेकिन जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने हमारे करते हैं डायलॉग, करा देते हैं, मैं करा देता हूँ। आप लोग तो आपस में दोनों बात नहीं कर सकते, पार्टियां कहाँ पे डायलॉग करेंगी यार, खुदा का खौफ करें। आप लोग एक बगैर कत्ल किए एक दूसरे को, लेकिन कुछ पैरामीटर्स पर हम मुत्तफिक हैं। आप देखें ना कि इमरान खान साहब भी कहते हैं वो पैरामीटर्स आपके कुछ और हैं, उनके कुछ और हैं, ये प्रॉब्लम है। टाक पर ही डिसीजन हो सकता है। अच्छा चले, हसन मुर्जा साहब आ गए। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करासाज। अस्सलाम वालेकुम। हसन साहब, मुझे सिर्फ अंदर की बात बताएं कि चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी साहब बार बार जो मिल रहे हैं, 2 दिन में 4 बारी मिल चुके हैं, पीछे खिचड़ी क्या पक रही है? मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, अपने शो में बुलाया। और अंदर की बातें तो राना अरशद साहब आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो बड़ी पार्टी है और उन्हीं के पास सारी बातें भी हैं और पंजाब में उनके स्टेक भी ज़्यादा हैं। अंदर की बात तो आपको वही बता सकते हैं। मैं तो आपको बड़ा दुख नजर आया, ये मुझे बेवा का दुख नजर आया आपकी बात में, अंदर से मैं आपको बेवा भी वो जो दूसरी बार में वो ही हो। दूसरा, मैं जैसे आपने कहा स्पीकर साहब के हवाले से, वो वाकई बड़े शरीफुल नफ्स इंसान है और उनका घराना जो है वो ही बड़ा काबिले एहतराम है और उनका सियासत में हमेशा, जी हाँ, बहुत बहुत आला इंसान है। मैं यहाँ समझता हूँ कि राना साहब भी जो थे वो शायद सही बता नहीं पाए, वो बेचारे शायद ब्लैकमेल हो रहे हो, क्योंकि खान साहब का जो तर्ज सियासत है वो लोगों को ब्लैकमेल करके ही उनसे और इमोशनली ब्लैकमेल करके और किसी न किसी तरीके से वो अपना काम निकलवाते हैं। और ये इतना बड़ा गैर आईनी काम है कि आप, ये पहली हुकूमत हमने देखी है जो कहती है हम घर जा रहे हैं। वो गए थे कौमी असेंबली तोड़ने के लिए, वहां से अपनी दोनों हुकूमतें तोड़वा के घर आ गए कि हम अपनी तोड़ देंगे। हसन भाई, पहले मुझे बताएं, अपना जरदारी साहब और शुजात साहब की क्या बात हुई है? देखिए, जरदारी साहब और चौधरी शुजात साहब की बात, आप पर्सनली मेरे साथ बैठे तो मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ बताऊं, वो भी कुछ ना कुछ। आप कहेंगे टीवी स्क्रीन पे बैठ के बताओ, तो मेरा ख्याल है ये मेरी औकात से ज्यादा काम है। अच्छा चले, मैं 2 छोटे-छोटे सवाल पूछ रहा हूँ आपकी दानिश में। क्या पंजाब असेंबली अनकरीब टूटने वाली है? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह टूटने वाली है, इंशाअल्लाह। मसलन अब आपने कहा कि टूटने वाली है, तो मैंने कहा इंशाअल्लाह जी। अच्छा, दूसरा आप सवाल ये है, नहीं टूटने वाली, मेरी आप गुजारिश सुने ना, ये सवाल तो मेरी अर्ज सुने ना, ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो तोड़ने वाले हैं। हम तो बचाने वालों में हैं, हम तो कभी भी ये नहीं कह सकते कि असेंबली जाने वाली। ठीक है, तो अब दूसरा तो सवाल ये है कि क्या असेंबली की मुद्दत पूरी करने वाले, क्या परवेज इलाही साहब वजीर आला रहेंगे? परवेज इलाही साहब अब वजीर आला नहीं रहेंगे, ये कंफर्म है, ये कंफर्म्ड है। नया वजीर आला तो नून लीग से होगा, अब परवेज इलाही, और वो इनके घर से नहीं होगा मियां साहब के, तो आपके ख्याल में कौन हो सकता है? देखिए, वो अनाउंसमेंट उसकी जो है वो तो करेगी क़यादत, लेकिन जो बात आपने कही है वो मेरे ख्याल में शायद इसी तरह हो कि वो उन फैमिली में से ना हो। वो बाकी तो क़यादत फैसला करेगी, वो जो भी होगा वो पीडीएम मुतफिका तौर पे करेगी और क़यादत ही अनाउंस करेगी। राना साहब, आप बड़ी पार्टी से हैं, आपके स्टेक्स भी बड़े हैं, आपकी कुर्बानियाँ भी बड़ी हैं, आपके दुख भी बड़े होंगे। अब मुझे ये बताएं कि वज़ीर आला का उम्मीदवार कौन है आपका?
मुबश्शिर साहब, ये मियां नवाशी साहब, जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब ने फैसला करना है। ये हो सकता है कि एक और ट्रक दी बत्ती पे चला दियो सर। नून अरे जो यार है कमाल है वो यार। कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, और मेरे भाई हसन मुर्तजा साहब बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं, तो मेरी तो दुआएं इनके लिए भी हैं। देखिए आप हसन मुर्तजा साहब को दाद लीडरशिप दें। मैं पीपल्स पार्टी के जितने लोगों से बात करता हूँ वो दो टोक बात करते हैं, मुंह पे बात करते हैं, इधर उधर नहीं जाते। उन्होंने जो नहीं बताना तो उन्होंने कह दिया मैंने नहीं बताना, उन्होंने मुझे घुमेरा नहीं। लेकिन इशू ये मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि सर ये 3-4 लोगों के नाम ऑप्शन में हैं, वो डिस्कस हो रहे हैं। अब मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पंजाब का नायब सदर, 4 मैं नाम तो कौन कौन से हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज साहब भी हैं, हसन नहीं मुर्तजा है, साहब वो नहीं है। चले मैं आपको बता रहा हूँ, और मलक अहमद खान साहब भी हैं, हाँ। और एक आधा दोस्त और भी हैं। ये मियां 3-4 मुश्तबा दोस्त शुजाउर डिस्कस रहमान हो भी रहे हैं हैं जी। वो तो फिर मतलब मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब हों या मैं समझता हूँ ख्वाजा सुलेमान रफीक साहब, वो डिस्कस तो हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फैसला लेकिन जो है इस वो बारी PDM ये की क्या leadership बात पे ही है होना कि साउथ से कोई आदमी नहीं कंसिडर हो रहा आपका? नहीं, 100 से भी डिस्कस है सर। मैं बिल्कुल, हमारे पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं सरदार अवैस लगारी साहब, सर मैं उनको मत बनाया सर, मैं नायब सदर हूं। कोसा साहब के वो भी बाद अब discuss किसी हुए हैं, लगारी को बिल्कुल नहीं हुए हैं। बनाना उन्होंने, ये मैं आपको बता दूं मियां सर साहब। जो मेरी गुजारिश है ना, जो मेरे तक इंफॉर्मेशन है उसमें डिस्कस हुआ है, और बल्कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब उनके घर भी गए थे, उनके बेटे की फंक्शन था शादी का, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उधर गए भी हुए थे। लेकिन ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, और अल्टीमेटली हमारा इशू यही है कि ये टर्नओवर पूरा हो और बजट पेश हो जाएगा। बजट के से 1-2 महीना पहले आगे पीछे इलेक्शन जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेकिन खान साहब तो जिद लगाकर दिल पर लगा के बैठ गए हैं, अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल ये रवैया उनका मुनासिब नहीं, हो गया, क्योंकि जमहूरी नहीं उनका ये रवैया। ओके ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, आपके ख्याल में अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहते तो कौन वज़ीर आला होगा? परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे, वही रहेंगे इंशाल्लाह। एक्चुअली मोनस रहेंगे, यानी फिर देखे ना जी, अब ये मोनस ही है ना, कोई ज़रा बेटा है ना जी। हाँ, बस हमारी यही जमहूरियत है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, यही हमारी जमहूरियत की अल्टीमेट मिराज है। वो जमहूरियत नहीं है जहाँ एक गरीब पॉलिटिकल वर्कर जब पेनाफ्लेक्स 200 रुपये का बनाता है, 22 तस्वीरें उसको लगानी पड़ती हैं फैमिली की, वो भी जमहूरियत है। मैं बड़ा अच्छा, लेकिन जब मरियम नवाज आए या बिलावल साहब आए तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा इस बात पे, लेकिन इधर कोई नहीं होगा। और बाय द वे, अच्छा ये खबर एक चल रही है सोशल मीडिया पे, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें कि इमरान खान पे अगर नाअहली हो जाती है किसी भी मुकदमे में, मैं कह रहा हूँ कि मफरूज़े के तौर पे बात हो रही है, तो उनके बेटे सुलेमान को पाकिस्तान बुलाया जा रहा है ताकि वो पार्टी की क़यादत संभालें। ये सारी डिसइंफॉर्मेशन है। डिसइंफॉर्मेशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैमिली प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। कमाल करते हैं, तो अपना शाह महमूद की बेटी को भी दे दिया, बेटे को भी दे दिया, अभी आप मोनस को डिफेंड कर रहे हैं यार अपना। अच्छा, आप तीनों अहबाब, आप हसन मुर्तजा साहब और राना अरशद साहब, 15 मिनट उनसे भी कर रहा हूं, सुन तो लेना, आपने 15 मिनट एक शख्स को, चीफ मिनिस्टर को डिस्कस किया। मेरी 20 मिनट की बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, मैं कैसे आपको राजी करूं? आपको रूह अफ़ज़ा पेश किया जाए, आपको एनर्जाइल पिलाऊं, आपको कौन सा तरीका कार है वो जिससे आप राजी हो? आपने 12 मिनट तीनों ने मिलकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया। मुझे आप कुछ खिला पिला के कबूतर बना दे, क्योंकि वो भी आप लोगों को टोटके आते हैं, हमें नहीं आते। मैं बड़ा हैरान था, खामोश बैठा हूं मासूम इंसान बन के, आपने 12 मिनट में 6 माफ कर दे भाई सर। अगर वज़ीर आला परवेज़ इलाही इनसे हटता तो कल रात को गवर्नर साहब एक्शन ले लेते। इस मुल्क में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के। ये नून और पीपल्स पार्टी के खेलने के लिए कोई क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है कि यहाँ मर्जी के छक्के चौके मारेंगे। इनकी जितनी लिमिट्स है हमें कल रात 12 बजे पता चल गया। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, स्टेक होल्डर्स पर पाकिस्तान को बशीर साहब ये वाकई जाने की तैयारी में है। सर आप इनकी बात तो खत्म होने दे रहे हैं, इनका ये गिला भी जायज है, ये गिला जायज है कि हमने अभी तक इनको बात नहीं करने दी। कैबिनेट में अप्रूवल हुई है, ये पहले दिन उनको टाइम और वक्त याद ही नहीं था, तो आज इतनी जल्दी क्यों है? बात ये है कि उनकी कंप्लीट होने दें, क्योंकि ये उनका जायज मुतालबा है। आपका मुतालबा जायज है। नहीं, मैं तो बड़ी खुशी से सुना, बड़ी मासूमियत से आप तीनों पंजाब का किसी को। मैं आपको रीजन बताऊं कि कल क्यों नहीं नोटिफिकेशन आया, क्यों डी नोटिफाई नहीं किया कल, मैं आपको बताऊं। क्योंकि मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूं, और मैं अलग ऐलान कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं गलत हूं।
मुबशर साहब आपकी राय में काफी वजन है, मेरा ख्याल है। राय सुन तो ले पहले यार, इतनी खुशामद की आदत होगी राणा साहब आपको, राय सुनी नहीं आपने पहले से। ये है, ये बात मैं नहीं कर सकता था ये जो मुबशर साहब ने कर अपना दिया है। ये डिस्कस हो रहा है कल से अभी तक गवर्नर हाउस में जो डिस्कस हो रहा है किया जाए जो चौधरी परवेज इलाही जो हैं उनसे ब्रेक थ्रू होने वाला है और वो चौधरी शुजात के ऊपर छोड़ा हुआ है, और जब तक उनको हतमी जवाब नहीं मिलता, इसीलिए जरदारी साहब भी बार बार मिल रहे हैं क्योंकि चौधरी शुजात ने बताना है कि परवेज इलाही साहब मान गए पीडीएम के उम्मीदवार बनने के लिए कि नहीं, तो उस वजह से उन्होंने कहा अगर नोटिफिकेशन कर दिया या डी नोटिफाई कर दिया तो फिर तो खेल हाथ से निकल गई ना, फिर तो वो आखिरी तुरफ का पता है। तो एक दिन 2 दिन वेट कर लें जब तक परवेज साहब हाँ या ना नहीं करते। इसका मतलब है गवर्नर साहब जो आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की और उनके जो तर्जुमान है, रात से गवर्नर हाउस के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें आइन की बुक दिखा रहे हैं, वो एक साइड पर है, ये प्लान और ये साजिशें नंबर 1 पर है। हर चीज वक्त पे होगा ना सर मैं देखिए एक सेकंड, स्पीकर ने पीका ऑर्डिनेंस भी आया था, रोलिंग स्पीकर साहब ने इसी तरह एक्सटेंशन भी दी गई थी नेशनल असेंबली में। मुबशर भाई आप ना इसी तरह जो है वो डीजीआई को भी बदला गया था क्योंकि अपने नंबर्स पूरे करने थे वहां पे बजट के, छोड़ देना। चले हम तो निकम्मे लोग, मेरी तो रहनुमाई कर रहे हैं। रोलिंग स्पीकर देते हैं, रोलिंग देते हैं स्पीकर पंजाब असेंबली, आप सीएम पंजाब। आप दोनों आप चुप करें, आप दोनों लोगों के सामने चीजें एक्सपोज हो गई हैं कि इमरान खान गरीब की बात नहीं करता, किसान छोड़े की बात सर, नहीं इमरान करता, को छोड़े, मियां साहब को भी छोड़े, हम उसको दोनों की बात कर लें। राणा साहब आपको और आपकी मैंने मुझे इमरान खान की साहब की बात करने दें। मुझे असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाहते, हसन साहब वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाहते, आप लोग क्यों उनको मुश्किल में डाल दिया? इंशाल्लाह हसन साहब वो सर हमारा तो उनसे मुतालबा ही, सर हमारा तो नदीम कुरैशी साहब बड़े मोहतरम भाई हैं, बड़ा प्यारा भाई है, बस गुमराह है, अल्लाह करे सीधे रास्ते पे आ जाए। हमारा तो मुतालबा ही ये है कि असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई हुक्मरान रहे। हम तो छोटे छोटे मेंबर हैं जी, मुश्किल से जीत के आते हैं, टांगे तुड़वा के आते हैं, और यहाँ आगे असेंबली टूट जाए हमें क्या फायदा जी। जिन्होंने घर से लड़ना है उन बेचारों ने खर्चा नहीं करना, हमने तो कमाया भी कुछ नहीं है, लुटाया ही है, तो हमें कम से कम अपना खेल तो पूरा कर लेने दें, हमें अपनी मुद्दत तो पूरी कर लेने दें। और जिस तरह उन्होंने कहा है कि ये क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, हम भी कहते हैं ये क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे खिलाड़ियों का काम नहीं है, सियासतदानों का काम है, हमें खेलने दें। जब अपनी बारी ले लेते हैं विकेटें उखाड़ के ले जाते हैं, किसी को भी नहीं खेलने देना। ये माहौल नहीं होना चाहिए जी, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सारे उसमें जो है वो खेल रहे हैं। और मुझे एक बात तो इसी का है कि सबों को साथ लेके चले। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ना मैंने कुरैशी साहब से पूछना, ना मैंने राणा साहब से पूछना, मेरी जरा रहनुमाई फरमाइएगा। जी जी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं नैब मेरे अंडर नहीं था, वो भी फलाह कर रहा था, वो कहते हैं अपना इन करप्ट लोगों को पकड़ना, फलां बंदे ने मुझे धोखा दे दिया, मैं अपने मुल्क में डिसीजन नहीं ले सक रहा था, फलां ने मुझे धोखा दे दिया, ये वो। जो इतना बेबस और लाचार था उसके लिए अमेरिका ने कोई साजिश करनी थी हटाने के लिए? सर यही चीज तो कौम को बताने वाली है कि वो जिसको हम सिलेक्टेड कहते थे वो बिल्कुल दुरुस्त था, वो तो खुद माने नहीं है, जो अब मान रहे हैं कि जी मेरे बस में कोई नहीं था। हम कहते थे नैब इनके बस में नहीं है, ये काला कानून है, ये डिक्टेटर का लाया हुआ कानून है, और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए रखा गया है। जब नहीं थे तो स्पोक्स पर्सन बनने की क्या जरूरत थी? क्यों शहजाद साहब आगे बैठ जाते थे और वो कहते थे, क्यों इनके सारे बंदे आगे बैठते थे और वो लिस्ट देते थे कि आज फलां फलां गिरफ्तार होने वाला है? इन्होंने तो खुद अपने गले में डाला है। हम तो इन्हें कहते रहे कि यार ये आपके बस का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को बदनाम करने के लिए, उनकी पगड़ियां उछालने के लिए, और ये उनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है। उस वक्त ये उसे ओन करते थे कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है। हम कहते हैं कि इतने अरसे में तो जितनी लूटी दौलत थी वापस आ जानी थी। अच्छा सर, बात यह है कि हुकूमत आती है पंजाब में, तो कल परसों ये जो कंटेनर्स आ गए थे बाहर, ये कौन लेके आया था? देखें जी बहुत सारी ताकतें कार फरमार थी, आपने सुना होगा क्या बर्मा का किंग लेके आया? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी असेंबली को सील कर देंगे। बाद में खैर रात को उनको थोड़ा सा
जब वो जोश से निकले, होश की तरफ आए, उन्होंने हुकूमत कहा आपकी है, चलेगी उनकी। नहीं, जाहिर है जी, फेडरल गवर्नमेंट में वो हैं। आज सुना था रेंजर्स तलब कर ली गई है, FC बुला ली गई है। पंजाब तो ऐसे है जैसे पंजाब को ये मशरकी पंजाब है जिसमें इन्होंने हमला करके कश्मीर का बदला लेना है। मैं तो आज सारा दिन TV पे यही देखता रहा कि शायद ये ऐलान जंग कर दें पंजाब के साथ। मैं आपको एक चीज़ अर्ज कर दूं, हमारे दोस्त ये भी आपको टीवी से पता चलता है। अभी हसन मुर्तज़ा साहब मुझे कह रहे थे कि मैं गुमराह हूं। मैं बिल्कुल इनकी इस फिक्रे को मैं समझता हूं मेरे लिए एक बैटल है। हमें ये गुमराही अच्छी उन लोगों से तो 40 साल पाकिस्तान के इक़्तिदार आपने पर मेरे से रहे। एक वादा करना है पहले जी, कि मेरे प्रोग्राम से तंग आके ये ना हो कि एक दिन मैं यहाँ बैठा हुआ कबूतर बन जाऊँ और फड़ 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 करके उड़ना शुरू हो जाए। ये वादा कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ अर्ज कर दूं, हम आपसे प्यार करते हैं। हाँ, thank you। आपका गुस्सा, आपका Thank you। गिला, किसी हद तक बहुत सारी चीज़ें इंसान की जायज़ भी होती हैं, एक तरफा फैसले नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ आपके लफ्ज़ों की, आपके कलम की बड़ी अहमियत है। आप जब अपना कोई भी ज़ाती रवेंज या नापसंदीदगी को अपने डिसीजंस में लेकर आते हैं, उससे लोग बॉदर करते हैं। हम साइड लेते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो भी खुलकर करते हैं, और मुखालफत करते हैं तो वो भी खुलकर करते हैं। कोई शख्स मुकम्मल नहीं होता मुबशर भाई, हर शख्स में कमी बेशी होती है, उसकी कमी की निशानदेही की जानी चाहिए, और जो अच्छाई करते हैं उसकी तरवीज की जानी चाहिए। वैसे एक बात तो बताएं, खान साहब तो मान गए एक किस्म का कि ये ऑडियोज उन्हीं की हैं, यानी उन्होंने तो ये नहीं कहा उन्होंने कि ये गलत है। कितनी अफसोसनाक बात। नहीं, मेरा होता है कि वो ये कहते हैं कि गलत बात है। कितनी बड़ी हम मॉरली हम पस्ती और गहराई में चलेंगे। हाँ, वो ठीक है, वो मैं तीसरी की बात कर रहा हूं जिसमें पॉलिटिक्स डिस्कस है। आज हम अगर इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि वो मुल्क जिसका पूरी स्टॉक एक्सचेंज बैठ गया। ठहर जाएं जी, क्या कह रहे हैं राणा साहब? सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अब गवर्नर साहब ने और हमारी लीगल टीम काफी नतीजा अखज पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है, और क्योंकि चीफ मिनिस्टर अब गैर कानूनी बैठे हुए हैं, इत्मीनान का वोट वो नहीं ले सके और वो गैर कानूनी है, तो इंशाल्लाह अवाम की अमंगों के मुताबिक मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द। सर, अगर वो मुझे एक बात तो समझाएं, पहले मुझे एक बात तो समझाएं। नहीं, आप सही नहीं कह रहे। पहले आपने कहा कि अदम एतमाद होना है, उसके बाद आपने कहा एतमाद होना है, तो पहले अदम एतमाद कर लें। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो गैर कानूनी बैठे? जायज बात, बिल्कुल जायज बात। वो इसलिए कि वो इत्मीनान का वोट नहीं ले सके। वो आपने एतमाद का कहा ही नहीं था उनको, गवर्नर ने, उन्होंने तो आदम एतमाद कहा था। नहीं, मैं सर वही अर्ज कर रहा हूँ, हमारे 2 पॉइंट थे ना, कि इत्मीनान का वोट उन्होंने लेना था और दूसरा अदम एतमाद था। अब जो स्पीकर साहब ने आज फरमाया, वो मेरे बड़े प्यारे अच्छे भाई हैं कि अभी हमने प्रोसीजर को अडॉप्ट करना विद इन 10 डेज। लेकिन अच्छा मुबशर भाई, आपकी इजाजत से एक सवाल राणा साहब से, एक सवाल। राणा साहब, मैं सुबह, कल पंजाब असेंबली का सेशन है, राणा अर्शद साहब, कल पंजाब असेंबली का सुबह सेशन है, 11 बजे मैं आपको दावत देता हूँ, आप तशरीफ लाएं। आप खुद भी पार्ट ऑफ असेंबली रहे हैं। कल आप अपनी सफों में मुझे 186 लोग दिखा दें, मैं जो जुर्माना आप कहेंगे आपको दूंगा। आप नो कॉन्फिडेंस भी कर लें, कॉन्फिडेंस भी कर लें। 186 लोग मुझे PML और पीपल्स पार्टी के दिखा दें कल आप। भाई, हम वो शर्तें नहीं लगाते, हमसे खाने की शर्त लगाते हैं। खाना खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। आज की कैबिनेट की मीटिंग इनकी हुई, क्या फरमा रहे हैं कि तमाम पंजाब की बार्स के लिए 27 या 30 करोड़ रुपए दे दिया जाए। चले, अब आखिरी 2 मिनट हैं मेरे पास। दिया गया, मैं वो गवर्नर उसके बाहर भी नारे लगा रहे थे। राणा साहब, आखिरी 2 मिनट हैं। ये खजाना कौमी खजाना है। हसन मुर्तज़ा साहब से मुझे आखिरी 2 मिनट में क्लोजिंग कराने दें। छोटी पार्टी है उनकी, आपकी बड़ी पार्टी है, आपके बड़े स्टेक्स है। नहीं, हसन साहब के पास बड़ा अख्तियार है और जरदारी साहब के पास बड़ा अख्तियार है। हम तो जनाब तस्लीम करते हैं, और बाकी फैसला जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब और मियां नवाशी साहब ने ही करना है। और मेरा ख्याल है कि फैसला वेरी क्विकली हसन साहब, कोई खबर आने वाली है अगले 24 घंटे में इस हवाले से? ये बता दें बस। इंशाअल्लाह ताला जी, कल दोपहर तक आप अच्छी खबर सुनेंगे जी। अच्छा, ठीक है। ये अच्छी खबर इमरान खान के लिए है कि आप लोगों के लिए? नहीं मुबशर साहब, अवाम के लिए, कौम के लिए अच्छी होगी, और PDM ये की कौम के लिए अच्छी खबर होगी कि अगर आए कि जनाब आप लोगों ने कोई यकीनी की सूरत हाल में कौम मुब्तला है, उससे इंशाल्लाह कल निजात मिलेगी। आप लोग रिजाइन कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से? हसन भाई, आप गवर्नमेंट छोड़ रहे हैं और मोहम्मद खान, क्या कौम को अच्छी खबर कल दे रहे हैं आप? बढ़िया यार, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बहादुरी की बात है आपकी। नदीम भाई, इस कौम की जान आपसे छूट रही है। आप इंशाअल्लाह ताला जल्द। ठीक है जी। नदीम कुरैशी आपका, राना मोहम्मद अरशद आपका, इरशाद आरिफ साहब आपका, हसन मुर्तज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देख रहे थे खरा सच, और देखते हैं कि अगले 24 घंटे में वो अहम खबर आती है या नहीं, जिसका हमारे मेहमानों ने इशारा किया।
Until the next time. अपने घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, गवर्नर राज क्या लगा रहे हैं? ये जिस तरह की असेंबली है इसको बहुत पहले टूट जाना चाहिए था। हमारी अपनी पॉलिसी है, परवेज इलाही साहब की अपनी पॉलिसी है कि वो भरम रख रहे हैं ना उनका। परवेज इलाही साहब तो अभी कस्में बातें खा रहे हैं, ये जूते छोड़ के भाग रहे हैं। बाजवा साहब जो इतने बड़े चीफ थे तो उनके होते में कोई और हुक्म चला सकता था। परवेज इलाही कभी अपना नुकसान भी करेंगे। असेंबलियां तो अब टूटेंगी टूटेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जलालुद्दीन। नाज़रीन, मेरे अक़ब में मौजूद है जनाब गवर्नर हाउस और यहां पर आपको पुलिस की भारी नफरी नजर आ रही होगी, जबकि दूसरी जानिब अगर देखें तो गवर्नर हाउस के सामने पीटीआई के कारकुन और पीटीआई की क़यादत एक प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें वो कह रही है कि गवर्नर साहब जो डी नोटिफाई करने की बातें कर रहे हैं वो गैर आईनी है। क्या ये गैर आईनी इकदाम है और पीटीआई किस लिए प्रोटेस्ट कर रही है और कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और अल्टीमेट एम क्या है, लोगों से चल के पूछते हैं। आए जी, जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं ये बताएं कि आप गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं, क्या ख्याल है गवर्नर राज की बातें चल रही है, लग जाएगा या नहीं? ये अपने घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, गवर्नर राज क्या लगा रहे हैं इन्होंने? अच्छा, वोट खत्म हो गया, अक्सरियत खत्म हो गई, गैर कानूनी काम गैर आईनी काम नहीं कर सकते, ना करने देंगे हम। ठीक है। अब ये बताएं, परवेज इलाही साहब कहते थे कि अगर आप लोग पीटीआई जो है वो बाजवा साहब के खिलाफ बात करेगी तो वो आपके खिलाफ बात करेंगे। आज फिर इमरान खान साहब ने हमले किए हैं, क्या बनेगा? हमारी अपनी पॉलिसी है, परवेज इलाही साहब की अपनी पॉलिसी है, हम हुकूमत में अलाइज हैं, हमेशा अलाइज रहेंगे, कोई मसला नहीं है। बाकी पॉलिसी पार्टी की अपनी अपनी है, हमारी पॉलिसी अपनी है, डिफरेंट पॉलिसी। यानी मसाइल हैं आपके और काबली के दरमियान? ये मसाइल नहीं है, ये तो राय है। अच्छा, मसाइल नहीं है, राय है। तो एस्टेब्लिशमेंट के मुकब आपका और उनका मुख्तलिफ है? डेफिनेटली मुख्तलिफ, डेफिनेटली। सिर्फ ये बता दें, असेंबलियां टूटेंगी या नहीं टूटेंगी? नहीं टूटे, असेंबली टूटेंगी, पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल होगा फिर जाएगा। कल वाली बात कर लेंगे। हाँ, कल वाला जो डेडलाइन दी थी इमरान खान साहब ने, गई वो? नहीं, पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है रिजेक्ट होगा, उसके बाद करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। जमशेद चीमा साहब की आपने राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि किस तरफ सूरत हाल जा रही है और वो क्या समझते हैं असेंबलियां टूटेंगी या नहीं। आगे चलते हैं, जुबैर अहमद नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या सिचुएशन देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं ये बताएं क्या सूरत हाल नजर आ रही है, असेंबलियां टूटेंगी कल या नहीं? इमरान खान साहब ने डेडलाइन दी हुई थी। मलक मजहर साहब, देखिए, असेंबलियां टूटेंगी अदम एतमाद की तहरीक के बाद। अदम एतमाद की तहरीक जो नून लीग ने पेश की है वो अपने वोट पूरे कर लें, दिखा दें टाउन से उनका शुक्रिया। और जो एतमाद का वोट लेने का गवर्नर साहब ने कहा वो तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि सेशन में ऑलरेडी असेंबली। कहा जा रहा है कि एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब इस वजह से नहीं ले रहे कि उनके वोट भी कम है, तो ऐसा कुछ मामला है? तो उन्हें क्या अदम एतमाद का वोट करवा लेना, जो अदम एतमाद का वोट हो रहा है उसमें पूरे कर दें आप। ठीक है, तो एतमाद का फिर वोट लेने में क्या कबाहत है अगर पूरे वोट है? आइन कहता है ना कि एक सेशन चल रहा हो तो उसके बीच में नया सेशन नहीं कॉल हो सकता, ठीक है, तो आप अदम एतमाद का वोट करा लें। अच्छा, मैं ये बताएं कि जो परवेज इलाही साहब हैं वो कह रहे थे कि अगर बाजवा साहब के खिलाफ कोई बात हुई तो वो खुद बोलेंगे। आज फिर इमरान खान साहब ने तनकीद की है। तो इमरान खान का अपना नजरिया है और परवेज इलाही साहब की अपनी जमात है, अपना नजरिया है। बाजवा साहब एक इंडिविजुअल है, उनकी क्या किसके साथ कैसे रवैया है या कौन उनके किरदार को कैसे देखता है, तो पूरा हक है मेरे पास, मुझे पूरा हक है, मैं कह सकूं कि मैं उसके किरदार को ऐसा देखता हूं। मेरे सगे भाई का मेरे से फर्क हो सकता है अपना राय। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बता दें कि परवेज इलाही साहब तो कहते हैं कि हमें बाजवा साहब ने भेजा था पीटीआई में, आप कह रहे हैं कि बाजवा साहब के जो है वो मुख्तलिफ हालात हैं, मुख्तलिफ वाक़यात हैं। देखिए, वो भरम रख रहे हैं ना उनका। अच्छा। तो मैं तो ये भी देखता हूँ कि वो जो असेंबली में पुलिस भेज के हमला करवाया था तहरीक इंसाफ के एमपीएस पे, वो किसने करवाया था? परवेज इलाही साहब भी जख्मी हुए थे। वो किसने हमला करवाया था? ठीक है, वो भी बाजवा साहब ने। वो बताया ना किसने कराया था। बाजवा साहब जो इतने बड़े चीफ थे तो उनके होते हुए कोई और हुक्म चला सकता था। ठीक है, तो अभी मामला क्या नजर आ रहे हैं? ये जो आपका प्रोटेस्ट है इसका अल्टीमेट एम क्या है? इसका एम ये है कि ये जो गैर आईनी गवर्नर अपना काम करने के मूड में है, इसको पता लगे कि बनाना रिपब्लिक नहीं है, अवाम खड़ी है और अवाम निकल आएगी बाहर और बताएगी, फिर अवाम अपना फैसला फिर सड़कों पे ले लेगी। ठीक है, कब तक आपको असेंबलियां टूटती नजर आ रही? असेंबलियां तो अब टूटेंगी। कब तक? अब इंशाल्लाह 2-4 दिन और लग जाएंगे जब तक अदम एतमाद का वोट नहीं होता। नाज़रीन, जुबैर अहमद नियाज़ी साहब की आपने राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि इस प्रोटेस्ट का अल्टीमेट एम क्या है और वो क्या समझते हैं कि परवेज इलाही साहब और पीटीआई क्या एक पेज पर है या नहीं। क्या सूरत हाल नजर आ रही है? असेंबलियां कल तोड़नी थी, कल तारीख दी हुई थी।
ये जिस तरह की असम्बली है इसको बहुत पहले टूट जाना चाहिए था। नहीं तो इमरान खान साहब ने जो डेडलाइन दी थी वो अब पूरा उतरेगी या नहीं, क्योंकि कल की डेडलाइन है। देखिए खान साहब तो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना चाहते। अब ये है कि बाकी सारे लोग अगर अपना ज़ाती मफाद छोड़ के मुल्क के बारे में सोचे तो उन्हें रजिस्ट नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। नहीं तो परवेज़ इलाही साहब तोड़ेंगे या नहीं, या कोई लग रहा है कि कोई यूटर्न होगा? नहीं, परवेज़ इलाही साहब तो अभी कस्में वादे खा रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कल का दिन अच्छी ही कोई खबर मिलेगी। चौधरी परवेज़ इलाही की एक अपनी पार्टी है, वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन परवेज़ इलाही कभी अपना नुकसान नहीं करेंगे, उनको पता है। नहीं तो आप समझते नहीं हैं कि चौधरी शुजात साहब, या जैसे आप लोग तो कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ेंगे, यानी पीटीआई कह रही है असम्बलियाँ तोड़ेंगे, लेकिन उनका तो इसमें फ़ायदा है ना कि असम्बलियाँ चलें, और वो खुद भी चाहते हैं, उन्होंने कहा भी 99% असम्बली के अरकान भी चाहते हैं, फिर किसका फैसला माना जाएगा? देखें फैसला सिर्फ खान साहब का माना जाएगा, क्योंकि परवेज़ इलाही जो हैं वो उनकी मैं बात को रिजेक्ट नहीं करती हूँ, वो अपनी तौर से वो अपनी इसलिए कह रहे हैं कि देखें जब डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया हुआ है, और दूसरा खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, लेकिन ये इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं है। अदालत में जाएंगे मामले? जी जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उसमें तो ये नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें ये इस वक्त अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं और एतमाद का वोट मांग रहे हैं, और ये इस काबिल नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये लोगों के पास जाने के काबिल नहीं है, ये जूते छोड़ के भाग रहे हैं। इनकी राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी। पुलिस वाला आया, मुझे कहना साईं जी तुम मंगते तो नहीं, मैं तेरी मंगना कुआरा ही है, मैं लुटन वाला है, लुटे इतने आके सामने कितनी देर का मैं पाया, जेबा हाथ भरे रहने, काफी बंदे सुन रहे कितने उधर को फोन वाला कह रहेगा आइए मेरे सामने करया काहदा से पाया ही कसौंद जा इंज ना वजह तो फिर आना। नाज़रीन हमारे साथ एक मलंग जाबर जिसका नाम है मौजूद है, और इसके हाथ के अंदर दिखाइएगा बहुत सारी अंगूठियाँ आप देख सकते हैं। पत्थरों के मतलब कहा जाता है कि जो पत्थर होते हैं ऐसे दिखाएं ज़रा सामने, ये इंसान की ज़िंदगी पे इनका गहरा असर होता है, लेकिन जो जाबर के पास जो पत्थर है इनकी कोई ख़ास खसूसियत है, इनसे बात करते हैं। क्या जो दसो जी जाबर साहब की है कि ये सारे काला के तस्वीर बनी है, तस्वीर किदी बनी है हाँ बनी है ये, लेकिन मैनू नहीं पता किदी बनी है। दरबार तो करे तो लिया बुले साथ। अच्छा उन्होंने तस्वीर बनी है। हाँ जी। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ अपने पैसे जेब च पा के निकले, ना किसी को मांगदा 1 रुपया नहीं किसी को मांगदा, ना चरस पीना ना बूटी। महमूद बूटी का मैं है वो तो सारे पता है सब भी बाटे भी। सही कह रहे हो, चोरी चकारी का दौर है, अक्सर मलंग भी मैं देखा फकीरां नूं भी लोग लुट के लै जांदे ने, यानी कि मुंदरी नहीं पे तो तेनों हाल तक किसी ने नहीं लुटिया नहीं, यानी कि कोई हाँ केड़ा लुटन वाला है, लुटे इत्थे आके सामने रब उत्ते वेखदा पिया, जे सानूं मलंगां नूं लुट लेगा ते असीं हाँ कुछ कर लांगे, 10 वाद देंगे। हाँ जी। अच्छा तो किन्ने के पैसे होंदे ने कोल? पैसे किन्ने कहोगे रब ने उन्हें देने ने, असीं ना किसी को मंगदे ते ना किसी नूं देंदे। अच्छा इन्हां चों हिफाजत वाला किहड़ा है, यानी कि किहड़ा ऐसा नाग है जिहड़ा हिफाजत करदा है? अच्छा ये ते दस्से नहीं है किहड़े ने? ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਹੈ। टाइगर है ठीक है। ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਪਾਗਵਤ। अच्छा ਇਹ ਫਰੋਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। अच्छा ਇਹ ਕੰਮ ਪਰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੂੰ ਨਗ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ। ਖਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੁੱਟਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣਾ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਚ ਉਂਝੀ ਹਾਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਦੀ ਲਾਗੇ ਲੋਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। पंजाब पुलिस वाले सुनने जरा ध्यान से, दोबारा ना कोई जरूरत करे इस तरह की हरकत करने की। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਹਲੇ, ਕਿਦੋਂ ਵਿਆਹ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा कैसी मलंगा दी जिंदगी कैसी कैसी जिंदगी गुजार? ਮਲੰਗਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ,
ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਲੰਗ ਫਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਨਮ ਮਲੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਈ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਮਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਲਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਮਦਰਸਾ ਹੈਗਾ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਲੰਗ ਨੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਮਲੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਛੁੱਟੀ ਪੀ ਲੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਬਸ ਬੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀ ਲਾਈ ਬੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੁੱਲਿਆ ਖਾ ਕਵਾਬ ਤੇ ਪੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੰਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਤੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਲੈ ਧਮਾਲ ਪਾਣੀ ਕੁਆਲੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਲਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 23, 24, 25 ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਭੁੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣੇ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਝ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਪੀਣ। ਅਸੀਂ ਮਲੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਲੰਗ ਬਸ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨੱਗ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇ, ਕਿਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੂਠੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲਾ? ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੰਨੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਨਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਜੇਬਾਂ ਹੱਥ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਨਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਲੈ ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਆਈਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ, ਕਰਿਆ ਕਾਹਦਾ ਸੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਸੌਂਦੀ ਜਾਂ ਇੰਜ ਨਾ ਵਜਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ हैगे ने लोग। लो जी, ये थे जबार साहब मलंग जिन्होंने हाई फाई सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ है। पंजाब पुलिस को भी कुछ नहीं समझते, पुलिस वाले ने भी इनसे पूछा तो इन्होंने उसको कहा कि तुम्हें सेट कर दूंगा। और ये वो वाहिद मलंग है जो कोई नशा भी नहीं करता। तो देखते रहे बागी टीवी।